Hey guys, hi. So today we are beginning with the events of the cardiac cycle. ठीक है? तो we have to understand what is cardiac cycle, how does contraction of the heart happens, and how does electrical activity in the heart happens. हमें ये सब समझना है. So how do we begin about it? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा at a cellular level कि होना क्या है, right? What happens at a cellular level? देखो, क्योंकि अभी तक आपने दो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं जो इस चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरत है. दैट इज़ लोकोमोशन एंड दूसरा इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दीज आर द टू चैप्टर्स दैट आर नीडेड टू बी अंडरस्टूड बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड डीपोलराइजेशन. ठीक है, बट कोई बात नहीं है, ये एनसीईआरटी सीक्वेंस है तो वी विल फॉलो द एनसीईआरटी सीक्वेंस ओनली. सो आई एंड इस चैप्टर में एनसीईआरटी में भी कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है डीपोलराइजेशन क्या, सॉरी, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन डीपोलराइजेशन. तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट आपको कोशिश करना है समझने की कि हो क्या रहा है. अगर आप समझ जाओगे, थिंग्स इज वेरी इजी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. सबसे पहली चीज, अ सेल एज अ होल द सेल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये एक परम सत्य है. मैं ये शुरू में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कई लोग कंफ्यूज होते हैं. कई बार ऐसी जगह हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे देते हैं जो गलत होता है. तो एज अ होल द सेल हैज़ टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आप एक एटम की बात करते हो ना, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स कैरी करते हैं. बट एज अ होल एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो एज अ होल एवरी सेल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट दो तरह के सेल्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है कि नियर द मेम्ब्रेन देयर इज अ पोलैरिटी. अब समझो इसका मतलब क्या है, नियर द मेम्ब्रेन. अगर आप एक हार्ट सेल की बात करो और जनरली मसल सेल की बात करो, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ हार्ट सेल और जनरली अ मसल सेल, और यू टॉक अबाउट अ न्यूरॉन, ठीक है, इन दोनों सेल्स में एक खास बात है. अब वो खास बात क्या है? नियर द मेम्ब्रेन, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास अंदर की तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्जेस होता है, बाहर की तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है. सो देयर एग्जिस्ट्स अ पोलैरिटी across the plasma membrane and near the plasma membrane. So across and near, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस. अक्रॉस मीन्स अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और इसका पोटेंशियल नापने की कोशिश की, तो पोटेंशियल किसी केस में -70 मिली वोल्ट आएगा, किसी केस में -90 मिली वोल्ट आएगा, बट कुछ इस तरीके से ही आएगा. ठीक है, समवेयर इन दिस फिगर. सो द सेल्स आर सेड टू बी पोलराइज. सो नॉर्मली, और नॉर्मली कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है अनस्टिम्युलेटेड. अगर मैं किसी सेल को अभी स्टिमुलेट नहीं कर रहा, देन अक्रॉस एंड नियर टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस और मेम्ब्रेन के पास एक निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है. अब ये निगेटिव पोटेंशियल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड, कैपिटल सी है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. ठीक है, अंदर की तरफ न्यूरॉन्स में हम बात करेंगे डिटेल में कि पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ क्लोरीन ज़्यादा होता है, और अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होते हैं. तो मोटा मोटी इन चीज़ों को की वजह से आपका अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नेगेटिव पोटेंशियल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल है. ठीक है, कितने का फर्क आ जाएगा? ऑलमोस्ट हम देखें तो अंदर जो है -70 मिलीवोल्ट तक हो सकता है. ओके, -90 मिलीवोल्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस सेल की बात कर रहे हैं. ये पोटेंशियल कैन वैरी. ठीक है,
सो हम कहते हैं हार्ट सेल्स एंड अदर मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स दे आर पोलराइज्ड। ठीक है, आपको हार्ट सेल के बारे में स्पेसिफिकली जानने की जरूरत नहीं है, न्यूरॉन के बारे में है बट वो न्यूरॉन में पढ़ेंगे। ठीक, सो नॉर्मली दे आर पोलराइज्ड। जब एक स्टिमुलस आएगा, व्हेन द स्टिमुलस कम्स, व्हाट हैपन, द पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल था अक्रॉस एंड नियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन रेस्ट कर रहा है, ये पोटेंशियल ऑफ अ रेस्टिंग सेल। जब स्टिमुलस आएगा तो ये आरएमपी क्लाइम्स टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये आरएमपी मान लीजिए -70 है तो इट विल बिगिन फ्रॉम -70 टू -60 मिलीवोल्ट, -60 टू -55, और हो सकता है +30 तक चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन वंस अगेन विच सेल। सो आरएमपी क्लाइम्स टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इसी लॉस ऑफ आरएमपी टुवर्ड्स पॉजिटिव इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन। तो पहला टर्म हमने क्या देखा, पहला टर्म हमने देखा कि देयर इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल नियर द मेम्ब्रेन विच इज रेस्टिंग। फिर हमने देखा डीपोलराइजेशन। व्हाट इज डीपोलराइजेशन? लॉस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स पॉजिटिव अक्रॉस अ सेल व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड। ठीक है, सो आपका हार्ट सेल भी डीपोलराइज हो सकता है। ओके, सो हार्ट सेल में भी देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन नियर द सेल, और जरूरत पड़ने पे जब वो स्टिमुलेट होगा तो इट विल बी डीपोलराइज्ड। ओके, कैसे हार्ट सेल डीपोलराइज होता है नहीं जानना, पढ़ेंगे बाद में। सोडियम चैनल खुलते हैं, अंदर पोलैरिटी आती है, और कैल्शियम चैनल्स भी खुल जाते हैं, तो अंदर कैल्शियम भी आ जाता है, कैल्शियम की वजह से डीपोलराइजेशन होता है। ओके, क्या हमें ये जानना है? बिल्कुल नहीं, बट depolarization will lead into an action। depolarization एक्शन को लीड करता है। अब वो एक्शन क्या है? एक्शन इज कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। कैल्शियम की बात ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज व्हेन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या रिलेशनशिप है कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन का मसल कॉन्ट्रैक्शन से? दिस इज द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक, अब और निगेटिव पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन से डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? दिस इज द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है बट सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ना है। यहां पे हमें क्या समझना है इस चैप्टर के लिए कि देखो मेम्ब्रेन के पास एक पोलैरिटी थी नियर एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस के कारण। उस पोटेंशियल को बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब स्टिमुलस आएगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गोस थ्रू एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव, इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन होगा, एक्शन इज ब्रॉट बाय कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट के केस में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट सेल्स लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वॉल। हार्ट का वॉल क्या था? मायोकार्डियम। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हार्ट वॉल के 3 लेयर्स थे, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मसल वॉल, मसल का जो बना है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट वॉल विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेंबर। जब दीवारें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है रूम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेंबर को हम कहते हैं सिस्टोल। सो नया टर्म क्या आ गया? सिस्टोल। ओके, कैल्शियम की वजह से हार्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, हार्ट सेल्स की वजह से हार्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट वॉल की कॉन्ट्रैक्शन से
चेंबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चेंबर कॉन्ट्रैक्शन को कह दिया सिस्टोल। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वापस भी जाएगा, राइट? अब वापस जाएगा तो कैसे जाएगा? सो हार्ट सेल जो डीपोलराइज्ड हुआ था विल अगेन रीगेन ओरिजिनल पोलैरिटी। हार्ट सेल जो डीपोलराइज हुआ था विल रीगेन ओरिजिनल पोलैरिटी। दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। ठीक है, इसी को बोलेंगे कि पोलराइजेशन वापस जा रही है। रीपोलराइजेशन के दौरान कैल्शियम आयंस डिक्रीज होंगे एंड मसल विल रिटर्न, मसल रिटर्न करेगी फ्रॉम, एम बार का मतलब फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू रिलैक्स्ड स्टेट। मसल जो कॉन्ट्रैक्ट की हुई थी वो वापस रिलैक्स स्टेट में जाएगी। इसके वजह से द चेंबर विल रिलैक्स, चेंबर का रिलैक्सेशन होगा और चेंबर के रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल। कितना इजी है, राइट? सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो समराइज करते हैं, कहानी कहां से शुरू हुई? हार्ट सेल और न्यूरॉन्स डीपोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, सॉरी पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन, नियर द मेम्ब्रेन, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। इस पोलैरिटी का कारण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस एंड प्रोटीन्स। जब पोलैरिटी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जो पोलैरिटी का लॉस होता है, इसे डीपोलराइजेशन हो गया। जब डीपोलराइजेशन होगा तो कैल्शियम की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हम बोलेंगे हार्ट सिस्टोल कर रहा है। जब ये पोलराइज्ड स्टेट वापस जाएगा तो बोलेंगे रीपोलराइजेशन हुआ है। रीपोलराइजेशन की वजह से चेंबर रिलैक्स होगा, उसको बोल देंगे डायस्टोल। तो यहीं पर आपको एक बेसिक आइडिया समझ जाना है कि जब मैं बोलूं डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल इवेंट की। जब मैं डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जैसे शब्द यूज कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल इवेंट की। जब मैं सिस्टोल या डायास्टोल की बात कर रहा हूं, तब मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल इवेंट्स की। एंड ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से, द इलेक्ट्रिकल इवेंट लीड्स टू मैकेनिकल इवेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इवेंट के कारण मैकेनिकल इवेंट हो रहा है, बट दोनों चीज सेम नहीं है। मम्मी कमरे में आई, आपको डर लगा, आप बिस्तर से उठ गए। मम्मी का आना वॉज एन इलेक्ट्रिकल इवेंट। इलेक्ट्रिकल इवेंट के कारण आपका डरना और बिस्तर से उठ जाना, दैट्स अ मैकेनिकल इवेंट। सो इलेक्ट्रिकल इवेंट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। मैकेनिकल इवेंट इज सिस्टोल और डायस्टोल। ये क्लियर है? नाउ अब आपको क्या समझना है कि ये इलेक्ट्रिकल इवेंट कहां और कैसे हो रहा है, ये मैकेनिकल इवेंट कहां और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए लेट अस गो एंड वंस अगेन लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट एंड अंडरस्टैंड कि हमारे हार्ट में कहां ये ऐसे टिश्यूज हैं जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स करा सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके हार्ट का एक सिंपल सा डायग्राम है। अब नोटिस करो इस येलो डॉट को। दिस येलो डॉट इज नोन एज सिनोएट्रियल नोड, SA नोड आम भाषा में। ऐसे नोड को कॉमन लैंग्वेज में पेस मेकर भी कहते हैं। आई क्लैरिफाई व्हाई। सो देखो, पूरा हार्ट टिश्यू जो है ना वो ऑटोरिथमिक है, यानी वो खुद से डीपोलराइज्ड स्टेट में जा सकता है, अपनी पोलैरिटी को लूज कर सकता है अपने आप। उसको किसी के कमांड की जरूरत नहीं है। जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे जिसको बिस्तर से उठने के लिए मम्मी के आने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बहुत डिसिप्लिन हो और उठ जाते हो, गुड फॉर यू, राइट? बट कुछ बच्चों को मम्मी के आने की जरूरत पड़ती है।
यू शुड बी ऑटोरिदमिक, यू शुडंट डिपेंड कि मम्मी आएगी तब मुझे डर लगेगा मैं तब उठूंगा, नहीं, यू शुड प्ले अ डिसिप्लिन रोल। सेम वे ऐसे नोड इज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, पूरा हार्ट टिश्यू इज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट इन अ वे, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन होते हैं ना डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन होते हैं, वो उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि होमवर्क करके आओ, होमवर्क पहले से कर कर आते हैं। एंड आई होप अगर मेरे स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे तो सम वेरी फ्यू ऑफ देम बट दे आर एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, उनको पता है क्या होमवर्क करना है, क्या करके आना है, कब करके आना है, बाकियों को याद दिलाना पड़ता है, भाई होमवर्क दिया था, बोर्ड पे लिखना पड़ जाता है, सबमिशन ऑन डैश एंड डैश डेट। एनीवेज कमिंग बैक, सो सिनोएट्रियल नोड इज दैट एक्स्ट्रा डिसिप्लिन स्टूडेंट। वैसे तो सारा का सारा हार्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट है, खुद अपना होमवर्क करता है, खुद कैन गो फ्रॉम अ पोलराइज्ड स्टेट टू अ डीपोलराइज्ड स्टेट एंड कैन कम बैक टू अ वापस पोलराइज स्टेट बाय रीपोलराइजेशन। बट सिनोएट्रियल नोड इज एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, वो सबसे हाई स्पीड से फायर कर सकता है, फायर कहना मतलब डीपोलराइज हो सकता है, सो इसीलिए उसको पेस मेकर कहते हैं हार्ट का। नॉर्मल कंडीशंस में हार्ट का ऐसे नोड 75 की स्पीड से फायर करता है, 75 टाइम्स पर मिनट की स्पीड से फायर करता है या डीपोलराइज होता है। बाकी हार्ट टिश्यू 10, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन किस टिश्यू की बात कर रहे हैं उस रेट से फायर करता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा मैसेज ओरिजिनेट कहाँ होता है, इन दी हार्ट, दैट इज इन दी एसए नोड। और हमारा हार्ट किस तरह का हार्ट है, इट्स अ मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब द कमांड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड वेरी स्पेसिफिकली द डीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट के लिए जो कमांड है वो हार्ट में ओरिजिनेट करता है, ब्रेन में नहीं। तो हार्ट अपने डीपोलराइजेशन को खुद ही कंट्रोल कर रहा है। क्या ब्रेन उस पर असर नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है। आप पढ़ रहे हो, खुद से उठ जाते हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजेंट मीन दैट मॉम कैन नॉट कंट्रोल यू, है ना। जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हो तो माँ भी आ जाते हैं ना कि बेटा हो गया, बस सो जाओ, बहुत पढ़ लिया। और अगर किसी दिन डिसिप्लिन डगमगाया तो मॉम बोलती है अरे क्या कर रहे हो, रोज तो उठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठे, है ना। तो इसीलिए इट्स टोटली पॉसिबल फॉर योर ब्रेन टू कंट्रोल द हार्ट, पॉसिबल है, बट ब्रेन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। ओके, हार्ट इन ह्यूमंस इज ऑटोरिदमिक, यानी खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपना डीपोलराइजेशन खुद इनिशिएट कर सकता है। तो हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक है, नर्वस सिस्टम कॉकरोच के हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने को बोलता है, ठीक है। तो ये ऐसे नोड हमारे पूरे हार्ट का पेस मेकर है, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन स्टूडेंट है। कहाँ होता है? राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में देयर इज कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के वजह से जब ऐसे नोड ने कमांड दिया ऑफ हाई स्पीड डीपोलराइजेशन, दोनों एट्रिया के पास कमांड चला गया, बट एट्रिया का कमांड नीचे वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचा, डायरेक्टली नहीं पहुंचा। सो एट्रिया के कमांड को एक दूसरा नोडल टिश्यू है, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो राइट एट्रियम के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। वंस अगेन आप एवी नोड देख सकते हो, पिक्चर में मार्क्ड है। एवी नोड ने एट्रिया का मैसेज को रिसीव किया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में गया, उसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिज, HIS। बंडल ऑफ हिज के दो ब्रांचेस हुए, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के फर्दर ब्रांचेस आपके वेंट्रिकुलर के वॉल में गए और वहां से छोटे छोटे ब्रांचेस निकले, जिसको आपने बोला परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो एवी नोड राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में था, बॉटम में, वहां से कहां आया? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, उसको बोला बंडल ऑफ हीज या सिंपली एवी बंडल। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस गए और परकिंजे फाइबर्स बनाया। सो एवी नोड रिसीव्स द कमांड फ्रॉम द एसए नोड, टेल्स इट टू द वेंट्रिकल कि भाई एसए नोड ने बोल दिया है तो काम शुरू करो। इसीलिए एवी नोड को हम कहते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट, क्योंकि वेंट्रिकल का जो आपका कंट्रैक्शन रिदम है वो कम है,
तो इसीलिए ये पेस को फाइनल सेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड जो फायरिंग दे रहा था, एवी नोड उसको रिसीव करके आगे प्रोपिगेट करता है। सो ऐसे नोड इज पेस मेकर, एवी नोड इज पेस सेटर। याद रखना, ये दोनों की अपनी अपनी फायरिंग स्पीड्स है। पूरे हार्ट की अपनी फायरिंग स्पीड होती है, बट मैक्सिमम फायरिंग स्पीड दैट इज ऐसे नोड। ये इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है हार्ट का, पूरे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे काम करता है। ओके, अब पूरे डायग्राम को एक बार देखो। नाउ लुक एट दिस। जब एट्रिया डीपोलराइज हो जाएगा, जब एट्रिया को ऐसे नोड कमांड देगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन कमांड ऑफ ऐसे नोड। द कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। उसके बाद एट्रिया रीपोलराइज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इवेंट, और एट्रिया डायस्टोल करता है। एट्रिया का डायस्टोल कितने समय तक काम करेगा? एट्रिया का डायस्टोल काम करेगा फॉर 0.7 सेकेंड्स। सो एट्रिया ने 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल किया, और 0.7 सेकेंड तक डायस्टोल किया। एट्रिया के सिस्टोल करने के बाद वेंट्रिकल अपना सिस्टोल शुरू करेगा, क्योंकि मैसेज को समय लगा ना बेटा आने में, मैसेज को एवी नोड तक आने में समय लगा। तो वेंट्रिकल ने अपना सिस्टोल कब शुरू किया? जब एट्रियल सिस्टोल खत्म हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब तक काम करेगा? 0.3 सेकेंड। उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल में जाएगा। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल गोज फॉर 0.5 सेकेंड टोटल, 0.4 सेकेंड यहां, 0.1 सेकेंड यहां। ठीक, एट्रिया 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट, 0.7 सेकेंड तक रिलैक्स। वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ आफ्टर एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल का, बट ओनली फॉर 0.3 सेकेंड्स। 0.3 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल ने डायस्टोल किया और इसका डायस्टोल 0.7 सेकेंड तक चलेगा, बट 0.5 सेकेंड तक चलेगा, बट 0.5 सेकेंड का 0.4 सेकेंड इस साइकिल में हो रहा है, 0.1 सेकेंड अगले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए 0.4 नीचे, 0.1 ऊपर। ठीक, बट हम क्या देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, डायस्टोल कर रहे होंगे। उसी कॉमन को बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक, ये आई होप क्लियर है सबको। तो व्हाट इज जेडी और जॉइंट डायस्टोल? जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे। ये पहली चीज है जो आपको समझना जरूरी है, सिस्टोल डायस्टोल। ओके, नाउ अब समझो हमें कैसे इन चीजों को रिलेट करना है। ये अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्यों बात कर रहे हैं सिस्टोल डायस्टोल की हम? क्योंकि सिस्टोल एंड डायस्टोल विल कॉज टू थिंग्स, चेंज इन प्रेशर्स, pressure in atria and ventricle. ठीक, change in pressure in atria and ventricle will lead to opening and closing of valves. ठीक, और इसी opening and closing of valves के कारण it will lead to blood flow. कैसा कैसा ब्लड फ्लो भाई? एट्रिया से वेंट्रिकल तक का ब्लड फ्लो, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, एंड वेंट्रिकल से
ऑरोटा तक का ब्लड फ्लो। सो हम क्यों इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें आगे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सिस्टोल और डायस्टोल से कैसे प्रेशर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज से कैसे वेल्स खुले और बंद हुए, वेल्स के बंद होते के साथ और सिस्टोल डायस्टोल से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ब्लड फ्लो कैसे कंट्रोल हो रहा है। कौन से ब्लड फ्लो की हम बात कर रहे हैं? एट्रिया से वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑरोटा का ब्लड फ्लो, एंड ऑल्सो ब्लड फ्लो इनटू एट्रिया, इसकी भी हम बात कर रहे हैं, करेंगे ठीक है। एक और चीज की हमें बात करनी होगी, और वो एक चीज होता है जब ये वेल्स क्लोज होंगे तो इसके कारण कुछ साउंड्स डेवलप होंगे। ओके, ये साउंड्स दो होते हैं, हमें उसकी भी बात करनी है, लब एंड डप। मैं जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, LUBB, थोड़े समय में समझ में आएगा। तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है, ओके, हमारा टास्क है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से सिस्टोल जो डायस्टोल होगा ये समझना, सिस्टोल और डायस्टोल से जो चेंजेस इन प्रेशर होंगे वो समझना, प्रेशर चेंजेस की वजह से कौन से वेल्स खुलेंगे कौन से वेल्स बंद होंगे ये समझना, और प्रेशर चेंजेस और इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्स की वजह से ब्लड फ्लो कैसे चेंज होगा, इस ब्लड फ्लो के कारण एट्रिया में ब्लड कैसे आएगा, वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और ओरोटा में ब्लड कैसे जाएगा वो समझना, और जब ये वेल्स क्लोज होंगे तो उसके वजह से जो साउंड क्रिएट होता है वो कैसे होगा वो समझना। ठीक है, इन सारे इवेंट्स को समझना हमारा काम है। सो वन सिस्टोल एंड वन कंप्लीट डायस्टोल is known as cardiac cycle. So what is a cardiac cycle? One complete systole and one complete diastole of the entire heart, वो हुआ one cardiac cycle। और कार्डियक साइकिल में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रेशर चेंजेस, साउंड्स, ब्लड फ्लो। ठीक है, तो अगला लेक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को मैंने टोन डाउन रखा। टोन डाउन मीन्स हमने एकदम सिंपल भाषा में समझा कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या है, सिस्टोल डायस्टोल क्या है, बस इतना समझा है हमने। ओके, इसके कारण क्या प्रेशर्स डेवलप होंगे, क्या वेल्व्स खुलेंगे, क्या ब्लड फ्लो चेंज होगा, क्या साउंड्स आएंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, कोशिश करना कि ये 2 या 3 लेक्चर्स आप एक साथ देखो और एटलीस्ट एक एक बारी रिपीट करो। अगर आप 1 या 2 या 5 मिनट देख रहे हो बेटा, यू विल बी लॉस्ट, बिलीव मी यू विल बी लॉस्ट। और ये बहुत ज़रूरी है इस प्रेशर गेम को समझना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट बार एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम प्लेस।